साथियों, अब समय है हमारे शिक्षक संकुल बैठक के चिंतन मंथन का। आप में से कौन सबसे पहले अपनी बात साझा करना चाहेगा? अच्छा, मैं शुरू करती हूँ। हम अलग अलग विषयों में मज़ेदार गतिविधियाँ तैयार करने में बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे इन गतिविधियों को खूब मज़े से करते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ, आज आपने क्या सीखा? तो वे सिर्फ यही बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। वे उस गतिविधि के पीछे के मुख्य विचार को नहीं बता पाते। ऐसा लगता है कि वे असल बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। पिछले हफ्ते हमारी कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम था। बच्चों को एनालॉग और डिजिटल घड़ियों को समझाना और उनका सही इस्तेमाल करना, ताकि वे समय का अंदाज़ा लगा सकें। मैंने बच्चों से कहा कि सोचो, हम सब मिलकर एक गाना गाए तो उसमें कितना समय लगेगा। बच्चों ने अपने अपने अनुमान लगाए। फिर एक समूह ने गाना गाया और दूसरा समूह घड़ी पर ध्यान देता रहा और मिनट की सुई की टिक टिक गिनता रहा। उसके बाद हमने पूरे वर्ग में मिलकर उनके जवाबों पर चर्चा की। लेकिन जब मैंने पूछा, आज हमने क्या सीखा, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा कि उन्हें गाना गाने में बहुत मजा आया। कुछ ने यह भी बताया कि उन्होंने घड़ी देखी या टिक टिक गिनी। लेकिन केवल कुछ ही बच्चों ने कहा कि उन्होंने मिनट की सुई से जांच किया कि उनका अनुमान सही था या नहीं। ज्यादातर बच्चों ने घड़ी को असली मकसद से, यानी यह समझने से कि गतिविधि में कितना समय लगा, जोड़कर नहीं देखा। ये तो आम समस्या है। पहले मुझे भी इसमें बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब मैं हमेशा पाठ की शुरुआत ही लेसन ऑब्जेक्टिव्स यानी पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट करके करती हूँ। लेसन ऑब्जेक्टिव हमें यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि पाठ के अंत तक बच्चों को क्या समझना या करने में सक्षम होना चाहिए। यह उस व्यापक लर्निंग आउटकम का हिस्सा होता है जिस पर हम उस दिन के शिक्षण में ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बच्चे उस अवधारणा से परिचित ही नहीं हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? क्या पाठ का उद्देश्य बताने से वे और ज्यादा उलझन में नहीं पड़ जाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुख्य बात यह है कि हम उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। मुख्य पाठ शुरू करने से पहले मैंने पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए एक छोटा सा घड़ी पर लेबल लगाओ वाला खेल खिलाया। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ लेसन ऑब्जेक्टिव साझा किया और उसे बोर्ड पर 2 चरणों में लिख दिया। चरण 1, बच्चों, आज हम यह सीखने वाले हैं कि अलग-अलग गतिविधियों के लिए समय का अनुमान लगाने में घड़ियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चरण 2, हम डिजिटल घड़ियों का उपयोग करके समय पढ़ना और यह अनुमान लगाना सीख रहे हैं कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। कक्षा के दौरान मैं बार-बार इन उद्देश्यों की तरफ लौटती रही और गतिविधि के हर हिस्से को उनसे जोड़ती रही। अंत में ज्यादातर बच्चे यह बता पाए कि उन्होंने क्या सीखा और साथ ही यह भी कि वे क्या करने में सक्षम हो गए। मुझे अच्छा लगा कि आपने पाठ का उद्देश्य 2 वाक्यों में बिल्कुल साफ कर दिया, एक अवधारणा के लिए और एक कौशल के लिए। और आपने भाषा भी इतनी सरल रखी कि बच्चों के लिए समझना आसान हो गया। जानते हैं, यह तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग यानी स्वनियंत्रित शिक्षण के सिद्धांत को व्यवहार में लाने जैसा है। इस शोध में कहा गया है कि जब बच्चों को अपने सीखने के लक्ष्य पता होते हैं, तो वे अपनी योजना बनाने, अपनी प्रगति जांचने और अधिक स्वतंत्र बनने में बेहतर हो जाते हैं। यह सचमुच दिलचस्प है। अब मुझे पाठ का प्रवाह ज्यादा स्पष्ट लग रहा है। हमें अपने पाठ की शुरुआत करने से पहले या नया विषय प्रस्तुत करने से पहले बच्चों का पहले से मौजूद ज्ञान सक्रिय करना चाहिए और फिर पाठ के उद्देश्यों को 2 चरणों में साझा करना चाहिए। पहला, बच्चे क्या सीखने वाले हैं, अवधारणा, और दूसरा, वे क्या करना सीखने वाले हैं, कौशल। और फिर इन उद्देश्यों को हमें गतिविधियों के दौरान और उनके अंत में दोबारा जरूर देखना चाहिए। हाँ, और जितना ज्यादा हम यह करते हैं, उतना ही बच्चे अपने लिए खुद लक्ष्य तय करने लगते हैं और अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। यह एक छोटा सा बदलाव है,
लेकिन मेरी कक्षा में इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मुझे यकीन है कि आपके बच्चों को भी इससे जरूर फायदा होगा।